बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। सीरिया सरहद पर अकेले सिक्योरिटी जोन बनाएंगे, तुर्की ने किया ऐलान। कहा इत्तेहादी मुल्कों ने मायूस किया। सीरिया को अरब लीग में वापस लिया जाए, मार्च चोटी कॉन्फ्रेंस के मेजबान ट्यूनिस ने किया मुतालबा। मिसाइल प्रोग्राम के मसले पर ईरान और फ्रांस में तकरार, इसराइल के साथ तनाव के बीच तेहरान ने की जंगी मशकें। इसराइली फौज की कार्रवाइयों में 3 फलस्तीनी जाँ बहक, इस्लामी जिहाद के कमांडर जख्मी। वेनेजुएला मसले पर अमेरिका और रशिया में ठन गई, अमेरिकी सफारतकार मुल्क से बाहर निकल गए। फिलिपाइन के मंडानू इलाके में मुसलमानों ने दिया खुद मुख्तारी के हक में वोट, कई दहाकों से जारी बदअमनी खत्म हो सकती है। अमरीकी शटडाउन खत्म, ट्रंप को डेमोक्रेट्स के आगे झुकना पड़ा, दीवार के बगैर ही फंड्स जारी। ब्राजील में डैम टूट गया, 300 लोग लापता, कई हलाकतों का अंदेशा। मुल्क भर में रिपब्लिक डे का जोशो खरोश, राजपथ पर हिंदुस्तान की फौजी ताकत और तहजीब को पेश किया गया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की अकेले ही नॉर्थ सीरिया में 32 किलोमीटर का सिक्योरिटी जोन बनाएगा। अमेरिका इस मंसूबे पर खामोशी इख्तियार किए हुए, जिसकी वजह से तुर्की ने इस तरह का एकतरफा ऐलान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तैयब एर्दोगान से हाल ही में बातचीत करते हुए सिक्योरिटी जोन के मंसूबे पर गौर किया था। तैयब एर्दोगान ने जुमे को कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि दहशत गर्दों से हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए वादे के मुताबिक सिक्योरिटी जोन बनाया जाएगा जो बफर जोन का काम करेगा। हमारे दोस्तों से यह उम्मीद थी कि तुर्की की इस कोशिश में वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, लेकिन हमारे सब्र की एक हद है, हम वादों को पूरा करने के लिए हमेशा इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि तुर्की को 1998 के समझौते के मुताबिक सीरिया के इलाके में दाखिल होने का हक हासिल है। अमेरिका इस बात की मंसूबाबंदी कर रहा है कि सीरिया में कुछ सिपाहियों को अपने अड्डे पर तैनात रखा जाए। वॉशिंगटन से छपने वाले मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने ओहदेदारों के हवाले से कहा कि इराकी सरहद के करीब एक फौजी अड्डे पर इन सिपाहियों को तैनात रखा जा सकता है। हाल ही में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से तमाम 2000 अमेरिकी सिपाहियों को वापस बुलाने का ऐलान किया था। नॉर्थ अफ्रीका के मुल्क ट्यूनिस ने अरब लीग से ख्वाहिश की है कि सीरिया को तंजीम में वापस लिया जाए। ट्यूनिस के वजीर खारजा ने कहा कि अरब लीग में सीरिया की जगह फितरी है। उन्होंने मार्च में ट्यूनिस में होने वाली अरब लीग चोटी कॉन्फ्रेंस से पहले यह बात कही। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्यूनिस के वजीर खारजा खमीस जतोई ने कहा कि सीरिया एक अरब मुल्क है, अरब लीग में उसकी जगह फितरी है। नवंबर 2011 में अरब बहार के शुरू के दिनों में सीरिया को अरब लीग से सस्पेंड कर दिया गया था। अमेरिका और उसके अरब इत्तेहादियों ने सीरिया बहरान के दौरान सदर बशार अल असद के मुखालिफिन की भरपूर मदद की थी, लेकिन सीरिया जंग में बशार अल असद की फैसला कुन कामयाबी के बाद हालिया अरसे में बाज अरब मुल्कों ने सीरिया के साथ ताल्लुकात बहाल किए, जिनमें UAE और बहरीन शामिल है। सर्जी लावरोव ने भी इस मौके पर अरब लीग में सीरिया को दोबारा शामिल करने की तायद की। रशिया के वजीर खारजा ने कहा कि हमने पिछले कुछ दिनों में अल्जीरिया और मोरक्को में भी इस बारे में बातचीत की है। हम चाहते हैं कि ट्यूनिस भी अरब खानदान में सीरिया की वापसी की तायद करे। सर्जी लावरोव ने ट्यूनिस के सदर और वजीर आजम से भी मुलाकात की।
ईरान ने फ्रांस पर इल्जाम लगाया कि वो मिडल ईस्ट के इलाके का इस्तेहकाम बिगाड़ रहा है। फ्रांस के वजीर खारजा ने मिसाइल प्रोग्राम के मसले पर नई पाबंदियां लगाने की धमकी दी, जिसके बाद ईरान की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि फ्रांस मिडल ईस्ट के मुल्कों को बड़े पैमाने पर नए नए हथियार बेचते हुए खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगाड़ रहा है। फ्रांस के वजीर खारजा ने जुमे के दिन कहा कि पेरिस मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बातचीत नाकाम होने की सूरत में ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाएगा। फ्रांस के वजीर ने कहा कि हमने ईरान के साथ मुश्किल बातचीत शुरू की है, अगर ये बातचीत आगे नहीं बढ़ती है तो हम पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि ईरान मिडल ईस्ट में अपना रवैया बदले। इस हवाले से उन्होंने खासतौर पर सीरिया में ईरानी फौज की मौजूदगी का जिक्र किया। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय मुल्क पाबंदियां लगाएंगे तो ईरान उनके साथ ताल्लुकात पर दोबारा गौर करेगा। ईरान ने सीरिया के साथ तनाव के बीच जंगी मशकें शुरू की हैं। इन मशकों में 12,000 से ज्यादा सिपाही हिस्सा ले रहे हैं। ईरान की जमीनी फौज के चीफ ने कहा कि ये मशकें हमारे दुश्मनों के लिए एक पैगाम है कि ईरानी फौज किसी भी जारहियत से निमटने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। हालिया अरसे में सीरिया में कई बार इसराइल और ईरान का टकराव हुआ। जुमे से इसराइली फौज की कार्रवाइयों में कम से कम 3 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। जुमे को मगरबी किनारे के एक हाईवे पर इसराइली फोर्सेस ने शक की बुनियाद पर एक फलस्तीनी को गोली मार दी। ऐसा ही एक वाकया हफ्ते को यरूशलेम में पेश आया। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि उसकी फोर्सेस पर फायरिंग की गई, जिसकी जवाब में ये कार्रवाइयां की गई। जुमे को गाजा सरहद पर भी इसराइली फौज की फायरिंग में एक फलस्तीनी एहतजाजी जाँ बहक हुआ। फलस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद ने कहा कि इसराइली फौज ने रामल्ला के करीब तंजीम के एक लीडर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इस लीडर की पहचान 56 साल अहमद मोहम्मद की हैसियत से की गई है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि जुमे को फलस्तीनियों की वापसी मार्च पर इसराइली फायरिंग में कई फलस्तीनी जख्मी भी हुए। पिछले साल मार्च के महीने से इस तरह के वाकयात मुसलसल पेश आ रहे हैं। इसराइली अहदेदारों ने अल-कुद्स के एक इलाके सिल्वान में एक फलस्तीनी का घर गिरा दिया। लिए चलते हैं वेनेजुएला, जहां बहरान बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो को ओहदे से हटाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। दूसरी तरफ रशिया ने कहा है कि वो साउथ अमेरिका के अपने इत्तेहादी का साथ देगा। इस दौरान वेनेजुएला के दारुल कराकास से अमेरिका के सफारतकार बाहर निकल गए हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मुल्कों से कहा है कि वो वेनेजुएला के लीडर की हैसियत से अपोजिशन लीडर जोआन गेडो को तस्लीम करें। अमेरिका ने एक ऐसे वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान से यह दरखास्त की जब कई दूसरे मुल्कों ने भी, जिनका ताल्लुक साउथ अमेरिका से, अपोजिशन लीडर गेडो की तायद का ऐलान किया है। वेनेजुएला कांग्रेस पार्टी के रुकन गेडो ने हाल ही में हुकूमत के खिलाफ एक रैली के दौरान अपने आप को सदर करार दिया था और निकोलस मदुरो से कहा था कि वो इस्तीफा दे दें। रशिया ने अपोजिशन की इस दरखास्त की मुखालिफत करते हुए अमेरिका से कहा कि वो अपनी बगावत की कोशिशों से बाज आ जाए। इस तरह अमेरिका और रशिया के दरमियान आलमी सियासत में एक नया महाज खुल गया। निकोलस मदुरो ने कहा कि वो वेनेजुएला की सूरत हाल के बारे में बहस की तजवीज से खुश हैं और यूनाइटेड नेशंस में ऐसी दरखास्त करने पर माइक पॉम्पियो का शुक्रिया अदा करते हैं। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने कहा कि मॉस्को आलमी कानून पर अमलावरी पर जोर देता रहेगा। इस दौरान कराकास में अमरीकी सफारत खाने से अमरीकी सफारतकार गाड़ियों के जरिए रवाना हो गए। उन्हें पुलिस की निगरानी में एयरपोर्ट पहुंचाया गया। मदुरो ने बगावत की कोशिशों के दौरान अमरीका से सफारती ताल्लुकात तोड़ने का ऐलान किया और अमरीका के सफारती स्टाफ से कहा कि वो 72 घंटों के अंदर वेनेजुएला छोड़ दें। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हकूक की अहदेदार मिशेल बैचलेट ने कहा कि एहतजाजियों के खिलाफ वेनेजुएला की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ताकत के इस्तेमाल की छानबीन होनी चाहिए। वो सूरत हाल के ताल्लुक से काफी फिक्रमंद हैं और हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। इस दौरान वेनेजुएला के मामलात पर अब भी निकोलस मदुरो का कंट्रोल नजर आ रहा है और अपोजिशन लीडर गेडो लापता हैं। गेडो ने वेनेजुएला की सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा कि वो दस्तूर का साथ दें। उन्होंने अगले हफ्ते बड़े पैमाने पर अवामी मुजाहरों का ऐलान किया। लैटिन अमेरिका के कई मुल्क अपोजिशन लीडर की तायद कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिको ने, जहां एक कम्युनिस्ट हुकूमत है, कहा कि वो किसी की तरफदारी नहीं करेगा। मैक्सिको के सदर ने कहा कि उनकी हुकूमत सुलह कराने के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन लीडर गेडो ने कहा कि वो कोई बातचीत करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने बारे में बात कर सकते हैं कि हुकूमत कैसे खत्म की जाए। दूसरी तरफ मदुरो ने कहा कि वो गड़बड़ को रोकने के लिए अपोजिशन से बातचीत के लिए तैयार है। मदुरो ने कहा कि मैं कौमी बातचीत का पाबंद हूं, आज हो, कल हो या कभी भी हो, मैं बातचीत के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं और वेनेजुएला को बचाना मेरा मकसद है। वेनेजुएला तेल की दौलत से मालामाल एक अहम मुल्क है।
यूनाइटेड नेशंस के एक आला ओहदेदार ने एक बार फिर कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए म्यांमार के फौजी ओहदेदारों पर मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात के कोई इम्कानात नहीं है कि रोहिंग्या रेफ्यूजी अनकरीब अपने घरों को वापस जा सकते हैं, क्योंकि मुल्क में अब भी उनके लिए खतरे पाए जाते हैं। म्यांमार से मुतल्लिक यूनाइटेड नेशंस की खुसूसी ओहदेदार यांग ली ने यह बात कही। उन्होंने रोहिंग्यों के साथ बुरे सलूक के लिए इंडिया और सऊदी अरब पर तनकीद की। यूएन ओहदेदार ने थाईलैंड और बांग्लादेश में 10 दिन गुजारते हुए रोहिंग्या रेफ्यूजी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की तरफ से रोहिंग्यों को बांग्लादेश भेजने पर वो बहुत मायूस हैं। फिलिपाइन के इलाके मंडानू में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने एक रेफरेंडम में खुद मुख्तारी के हक में वोट दिया। इस मंसूबे के मुताबिक इस इलाके में खुद हुक्मरानी के नजरिए की तायीद की गई है। रेफरेंडम में 85% वोटर्स ने खुद मुख्तारी के हक में वोट दिया। इस तरह उम्मीद की जा रही है कि मंडानू इलाके में कई दहाकों से जारी बदअमनी खत्म होगी। कई बरसों से इलाके के अलहदगी पसंद और फिलिपाइन की हुकूमत इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे सूबों में भी इसी तरह का रेफरेंडम हो सकता है। इस इलाके में मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट काफी सरगर्म है, जिसके साथ हुकूमत ने एक समझौता किया। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सीरिया सरहद पर अकेले सिक्योरिटी जोन बनाएंगे, तुर्की ने किया ऐलान। कहा इत्तेहादी मुल्कों ने मायूस किया। सीरिया को अरब लीग में वापस लिया जाए, मार्च चोटी कॉन्फ्रेंस के मेजबान ट्यूनिस ने किया मुतालबा। मिसाइल प्रोग्राम के मसले पर ईरान और फ्रांस में तकरार, इसराइल के साथ तनाव के बीच तेहरान ने की जंगी मशकें। इसराइली फौज की कार्रवाइयों में 3 फलस्तीनी जाँ बहक, इस्लामी जिहाद के कमांडर जख्मी। वेनेजुएला मसले पर अमेरिका और रशिया में ठन गई, अमेरिकी सफारतकार मुल्क से बाहर निकल गए। फिलिपाइन के मंडानू इलाके में मुसलमानों ने दिया खुद मुख्तारी के हक में वोट, कई दहाकों से जारी बदअमनी खत्म हो सकती है। अमरीकी शटडाउन खत्म, ट्रंप को डेमोक्रेट्स के आगे झुकना पड़ा, दीवार के बगैर ही फंड्स जारी। ब्राजील में डैम टूट गया, 300 लोग लापता, कई हलाकतों का अंदेशा। मुल्क भर में रिपब्लिक डे का जोशो खरोश, राजपथ पर हिंदुस्तान की फौजी ताकत और तहजीब को पेश किया गया। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को हिंदुस्तान ने जोशो खरोश के साथ 70वां रिपब्लिक डे मनाया। 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के दस्तूर पर अमल शुरू हुआ था। हर साल उसी दिन की याद में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। असल तकरीब दिल्ली में हुई, जहां फौजी ताकत और हिंदुस्तान की तारीख, तहजीब और हथियारों का भरपूर मुजाहरा किया गया। हजारों लोग राजपथ पर रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए जमा हुए, जो काफी मुतासिर करने वाली थी। इनमें कई गैर मुल्की भी थे। इसके अलावा मुल्क की सियासी और फौजी क़यादत ने भी परेड को देखा। साउथ अफ्रीका के सदर रामाफोसा मेहमान खुसूसी थी। जुमला 22 झांकियां पेश की गईं, जिनका ताल्लुक 16 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज थे और
6 مرکزی اداروں سے تھا۔ اس مرتبہ جھانکیوں کا موضوع بابا قوم مہاتما گاندھی کی زندگی اور ان کے نظریات تھے۔ ہندوستان اس سال مہاتما گاندھی کا 150واں جنم دن منا رہا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے صدر کی ریپبلک ڈے پریڈ میں موجودگی کافی اہمیت کی بات ہے، کیونکہ گاندھی جی نے ساؤتھ افریقہ میں 21 سال گزارے، جہاں پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے وہ بڑے متاثر ہوئے اور دنیا میں امن کے سفیر بنے۔ ریپبلک ڈے پریڈ کے موقع پر دہلی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا گیٹ پر امر جوان جیوتی پر پھول چڑھائے اور ہندوستان کے شہید سپاہیوں کو یاد کیا۔ روایت کے مطابق صدر جمہوریہ نے ترنگا لہرایا اور اس کے بعد قومی ترانہ بجایا گیا، جس کے بعد 21 گولیوں کی سلامی دی گئی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے جتھوں کی سلامی لی۔ نائب صدر وینکیا نائیڈو، سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ، صدر کانگریس راہل گاندھی، کئی مرکزی وزیروں اور سینئر لیڈرز نے ریپبلک ڈے پریڈ کو دیکھا۔ ہندوستانی فوج کے 4 بزرگ سابق سپاہی پریڈ کے دوران سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ دیسی ساختہ آکاش ویپن سسٹم بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ راج پتھ پر ناری شکتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آسام رائفلز کی خاتون سپاہیوں نے اس پریڈ میں حصہ لیتے ہوئے ایک تاریخ بنائی۔ پہلی مرتبہ اس طرح کی پریڈ کی قیادت ایک عورت نے کی، جو میجر خوشبو کنور تھی۔ مہاراشٹر کی جھانکی میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کو نمایاں کیا گیا۔ انڈمان کی جھانکی میں انڈمان کی جیل میں قیدیوں کے ساتھ گاندھی جی کے پیام کو نمایاں کیا گیا۔ پنجاب کی جھانکی کا موضوع جلیان والا باغ تھا۔ گجرات کی جھانکی میں ڈانڈی مارچ کو پیش کیا گیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر 26 بچوں کو بہادری ایوارڈز پیش کیے گئے، جن میں 6 لڑکیاں شامل ہیں۔ تقریب کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے ہاتھ ہلا کر عوام کے جوش و خروش کا جواب دیا۔ اس موقع پر جموں کشمیر کے فوجی لانس نائک نذیر احمد وانی کو اشوک چکر دیا گیا، جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان قربان کی۔ اشوک چکر امن کے وقت دیا جانے والا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے لانس نائک نذیر احمد وانی کی ماں اور بیوی کو یہ ایوارڈ پیش کیا۔ مختلف ریاستوں میں بھی یوم جمہوریہ تقریب جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ ریپبلک ڈے تقریب کے دوران صدر کانگریس راہل گاندھی اور بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر نتن گڈکری کو خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ گورنر نرسمہن نے وجے واڑہ میں بھی قومی جھنڈا لہرایا۔ گورنر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آندھرا پردیش کی شرح ترقی بڑھ کر 10.5% ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر میں ریپبلک ڈے کی اصل تقریب یونیورسٹی گراؤنڈ جموں میں ہوئی، جہاں گورنر ستیہ پال ملک نے ترنگا لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔ گورنر نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی مدد کر رہا ہے اور امن اور ہم آہنگی کو بگاڑنے کے لیے دہشت گردوں کو بھیج رہا ہے۔ سری نگر میں گورنر کے ایڈوائزر خورشید احمد غنائی نے ترنگا لہرایا۔ دوسری ریاستوں سے بھی جوش و خروش کے ساتھ ریپبلک ڈے منانے کی خبریں مل رہی ہیں۔ پوری دنیا میں ہندوستان کے سفارت خانوں سے بھی جوش و خروش سے ریپبلک ڈے منانے کی خبریں ملی ہیں، جن میں UAE، سعودی عرب، کویت اور عراق شامل ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد دی۔ UAE کے لیڈرز نے ہندوستانی وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کو مبارکباد دی۔ ابوظہبی کی کئی عمارتوں کو ہندوستانی پرچم کے رنگ میں رنگا گیا۔ جموں کشمیر کے پامپور میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ سری نگر کے قریب پیش آیا۔ اس جھڑپ میں 3 پولیس ملازمین زخمی ہوئے۔ یہ انکاؤنٹر اس وقت ہوا جب سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں بعض ملیٹنٹس کی موجودگی کی خبر پر کارڈن سرچ آپریشن شروع کیا۔ بتایا گیا کہ ان ملیٹنٹس کا تعلق جیش محمد تنظیم سے ہے اور وہ 26 جنوری کے موقع پر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں بڑھتے ہوئے بحران اور اپوزیشن ڈیموکریٹس کے دباؤ کی تاب نہ لاتے ہوئے ملک کی تاریخ کے سب سے لمبے شٹ ڈاؤن کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ 35 دن تک جاری رہنے والے شٹ ڈاؤن کے بعد صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ 3 ہفتوں تک کے لیے سرکاری اداروں اور محکموں کی فنڈنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں، لیکن بجٹ میں میکسیکو سرحد پر دیوار کے لیے رقم جاری نہیں کی گئی، جو ٹرمپ کا ایک اہم وعدہ تھا۔ شٹ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد امریکی کانگریس میں بل منظور کیا گیا، جس کے تحت شٹ ڈاؤن کم سے کم 15 فروری تک کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے سرکاری ملازمین کی تعریف کی اور کہا کہ وہ وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، انہیں پوری تنخواہ ملے گی۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ طاقت رکھنے کے باوجود کوئی سنگین قدم نہیں اٹھا رہے ہیں، یعنی ملک میں ایمرجنسی نہیں لگا رہے ہیں۔ اگر ٹرمپ ایمرجنسی لگاتے تو وہ میکسیکو دیوار کے لیے پیسہ جاری کر سکتے تھے۔ 5 ہفتوں تک جاری رہنے والے شٹ ڈاؤن کی وجہ سے امریکہ کے لاکھوں سرکاری ملازمین متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی سرکاری مصروفیات اور پروگرامز پر بھی اثر پڑا۔ اس دوران ٹرمپ کا کیمپ شٹ ڈاؤن ختم ہونے سے کافی مایوس ہے۔ ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کی شکست ہے۔
ब्राजील में एक डैम टूटने के बाद 300 से ज्यादा लोग लापता हैं। डैम टूटने की वजह से एक कैफेटेरिया मलबे के नीचे दब गया, जहां सैकड़ों लोग दोपहर का खाना खा रहे थे, जिनमें ज्यादातर वर्कर्स थे। इमदादी टीमें लोगों को जिंदा बचाने की कोशिशें कर रही हैं। यह हादसा बर्माडेन्यू के करीब पेश आया। मुतालिका गवर्नर ने कहा कि लोगों के जिंदा बचने के इम्कान बहुत कम हैं। अहदेदारों ने कम से कम 9 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की है, लेकिन यह तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। डैम टूटने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। 3 साल पहले ब्राजील में ऐसा ही एक दूसरा वाकया भी पेश आया था, जिसमें 19 लोग हलाक हुए थे। ब्राजील के सदर ने कहा कि यह एक सानहा है। उन्होंने मुतासरा इलाके का दौरा भी किया। इटली में हेलीकॉप्टर के एक हादसे में 5 लोग हलाक हो गए। यह हादसा एल्प्स की पहाड़ियों में पेश आया। एक शख्स को बुरी तरह जख्मी हालत में हॉस्पिटल में शरीक किया गया। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। आखिरी खबरें मिलने तक इमदादी सरगर्मियां जारी थी। मरने वालों की पहचान भी अब तक नहीं की गई। अब देखते हैं कुछ खबरें खेल के मैदान से। सबसे पहले क्रिकेट। हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 90 रन से हरा दिया और 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की लीड हासिल कर ली। माउंट मैगन्यू में खेले गए इस मैच में हिंदुस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 4 विकेट पर 324 रन बनाए। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए 154 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप की। इसके बाद कप्तान विराट कोहली और अंबाटी रायडू और एमएस धोनी ने भी हिंदुस्तान के स्कोर को 300 से आगे बढ़ाया। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 87 और शिखर धवन ने 66 रन बनाए। इसके बाद हिंदुस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड को 41वें ओवर में 234 पर आउट कर दिया। स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने न्यूजीलैंड की बैटिंग की कमर तोड़ दी। कुलदीप ने 4 विकेट लिए, जबकि युजवेंद्र और फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। तीसरा वनडे इसी मैदान पर पीर को खेला जाएगा। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने चाइना की एक अहम खिलाड़ी को जबरदस्त अंदाज में हराते हुए $3,50,000 के इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। 28 साल हिंदुस्तानी खिलाड़ी ने चाइना की खिलाड़ी को 18-21, 21-12 और 21-18 से हराया। साइना पिछले साल इस टूर्नामेंट में रनर अप थी। 8वीं सीड साइना ने 16वीं सीड खिलाड़ी को हराया, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। अब साइना का मुकाबला फाइनल में स्पेन या चाइना की बड़ी खिलाड़ियों के बीच जो सेमीफाइनल होने वाला है, उसकी फातेह खिलाड़ी से होगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया सरहद पर अकेले सिक्योरिटी जोन बनाएंगे, तुर्की ने किया ऐलान। कहा इत्तेहादी मुल्कों ने मायूस किया। सीरिया को अरब लीग में वापस लिया जाए, मार्च चोटी कॉन्फ्रेंस के मेजबान ट्यूनिस ने किया मुतालबा। मिसाइल प्रोग्राम के मसले पर ईरान और फ्रांस में तकरार, इसराइल के साथ तनाव के बीच तेहरान ने की जंगी मशकें। इसराइली फौज की कार्रवाइयों में 3 फलस्तीनी जाँ बहक, इस्लामी जिहाद के कमांडर जख्मी। वेनेजुएला मसले पर अमेरिका और रशिया में ठन गई, अमेरिकी सफारतकार मुल्क से बाहर निकल गए। फिलिपाइन के मंडानू इलाके में मुसलमानों ने दिया खुद मुख्तारी के हक में वोट, कई दहाकों से जारी बदअमनी खत्म हो सकती है। अमरीकी शटडाउन खत्म, ट्रंप को डेमोक्रेट्स के आगे झुकना पड़ा, दीवार के बगैर ही फंड्स जारी। ब्राजील में डैम टूट गया, 300 लोग लापता, कई हलाकतों का अंदेशा। मुल्क भर में रिपब्लिक डे का जोशो खरोश, राजपथ पर हिंदुस्तान की फौजी ताकत और तहजीब को पेश किया गया। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।